1947 15 अगस्त जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, यह बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि 1947 से पहले क्या हालात था और 1947 के बाद अब तक अभी हम 2020 में जी रहे हैं। तो भारत ने कैसे डेवलप किया अपने आप को, उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स आए थे और उस वक्त क्या क्या मूवमेंट्स, क्या क्या स्कीम जिसकी वजह से भारत को बदलना पड़ा, या ऐसा बोल सकते हैं कि उस वक्त क्या क्या प्राइम मिनिस्टर्स ने किया इंडिया के लिए जिसकी वजह से भारत का इकोनॉमिक और आर्मी जो वेपन्स का है या माना साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे भारत ने इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद अपने आप को बदला है, और हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट भी बताएंगे जो शायद ही आपको पता होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। स्वागत है आप सभी का नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। जब 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, तब उस वक्त भारत में से पढ़े लिखे लोग 12% थे। लिटरेसी, उस वक्त भारत की लिटरेसी सिर्फ 12% था। लिटरेसी मतलब वो होता है जो लोग अच्छे से पढ़ लिख पाते हैं, मतलब साइन विन कर लेते हैं, ऐसा मतलब वो नहीं जो सिर्फ स्कूल जा चुके उनमें नहीं गिना जाते वो लोग। लिटरेसी मतलब कि अच्छे खासे पढ़ने वाले लोग और लिखने वाले भी। तो भारत में वो सिर्फ 12% के ही लोग थे और बाकी सब अनपढ़ थे। और भारत में उस टाइम गरीबी भी बहुत ज़्यादा था। ऐसे में भारत बदलता तो उसके लिए क्या करता। तब हम सबको भी पता है कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कई सारे स्कीम्स चालू किए थे और ऐसे ही इन्होंने पहले बार जब उनको पता था कि भारत को अगर फटाफट डेवलप करना है तो कुछ ना कुछ नया स्कीम तो करना पड़ेगा। और दोस्तों, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था क्योंकि ब्रिटिश राज करते थे, तो भारत के पास कुछ था भी नहीं। भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा था उस टाइम। मैंने आपको बताया कि सिर्फ 12% ही पढ़े लिखे लोग या उनके पास ही पैसे थे। और उस वक्त आप मान नहीं सकते कि वहाँ के जो लोगों की सैलरी थी सिर्फ 200 रुपया था। तो ये 200 रुपया में कितना कुछ चलता था ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उस टाइम महंगाई भी उतना नहीं था। आज के टाइम में महंगाई ज़्यादा है लेकिन उस टाइम उतना नहीं था। पहले 50 पैसे में भी बहुत कुछ मिल जाता था, आज के टाइम में वो नहीं मिल पाता है। आप सभी को पता है कि पहले कैपिटलिस्ट आया, फिर उसके बाद सोशलिस्ट आया। ऐसा दो तरह के ग्रुप्स बने थे। कैपिटलिस्ट मतलब जहाँ पे कंपनी किसके प्राइवेट के अंदर रहता है, और सोशलिस्ट मतलब जो कंपनी गवर्नमेंट के अंदर रहता है। तो जब इंडिया की बारी आती है चुनने की, तो इंडिया ने ना कैपिटलिस्ट को चुना ना सोशलिस्ट को चुना। इंडिया को ज़रूरत है एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट के लिए, अपने भारत को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। तो इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को चुना। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट भी रहता है और सोशलिस्ट भी रहता है। 3 ग्रुप रहते हैं इसमें, एक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। मैं आपको तीनों बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पब्लिक सेक्टर जो होता है उसमें सब चीज़ कंट्रोल कौन, गवर्नमेंट करता है। ऐसे में डिफेंस इक्विपमेंट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि आर्मी का जो वेपन्स है ये सब कौन, सरकार कंट्रोल करेगा, प्राइवेट कंपनियाँ इसको कंट्रोल नहीं करेगी। और वही जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि कंज्यूमर जो सामान होते हैं इन चीज़ को कंट्रोल करने का काम एक प्राइवेट सेक्टर वालों का होता है। तीसरा था जॉइंट सेक्टर। इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनियों में ना गवर्नमेंट भी रहेगा और प्राइवेट वाले भी रहेंगे, ये दोनों आधा आधा मिलकर काम करेंगे। तो फाइनली भारत ने मिक्स इकोनॉमी चुनकर बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा हुआ था। अब बात आती है, आपको पता है कि 1960 के टाइम मतलब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था और फिर इंडो पाक वॉर भी हुआ था। तो ये सब कुछ चला था जिसकी वजह से और इंडिया की कंडीशन भी ख़राब हो गया था। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 ईयर प्लान, जो मतलब ये रहता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 5 ईयर प्लान मतलब कि हम इन 5 साल में ये वो करेंगे, मतलब इस उनका एक एम रहता है कि इन 5 साल में मतलब डेवलपमेंट करने का इस चीज़ का, या इंडस्ट्री का डेवलप करने का इन 5 साल में, या एजुकेशनल डेवलप करने का इन 5 साल में। तो ऐसे 5 ईयर प्लान्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। उन्होंने 1951 में ही ये बना लिया था। और एक और बात, जब भारत आज़ाद हुआ था तब ऐसे में भारत को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत थी ताकि लोकसभा इलेक्शन से हम जीत सके और प्राइम मिनिस्टर बन सके। तो ये बात आपको पता नहीं होगा कि जैसे कि मैंने बोला कि भारत में सिर्फ 12% के लोग पढ़े लिखे थे
तो ऐसे में बहुत मुश्किल था कि कौन ये इलेक्शन संभालता, कैसे कंडक्ट करता, क्या क्या वोटर का लिस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सुकुमार सेन एक IAS ऑफिसर थे। ये अपने भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे इंडिपेंडेंस के बाद। ये 1950 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे और फाइनली 1951 को इन्होंने सब चीज़ मैनेज करके लोकसभा इलेक्शन लड़वाया। तो 1951 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, जिसके बाद से पहले वोटर इंडिया के थे श्याम चरण नेगी। ये पहले वोटर थे इंडिया के जिन्होंने वोट करने आए थे। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। दोस्तों, अब बात करते हैं फायर प्लान की। तो मैंने जैसे बोला कि फायर प्लान में गोल क्या रहता है कि हम इन 5 साल में ये करेंगे वो करेंगे, हमारा जो भी एम रहेगा। जैसे मान लो कि अगर मेरा 5 साल में गोल रहेगा कि मैं एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करूँगा, ऐसे तो इन 5 सालों के अंदर एजुकेशनल सिस्टम ग्रो करना रहता है, इनका एम रहता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये स्कीम चलाया था। तो ऐसे 12 फायर प्लान थे, मतलब जो फायर प्लान थे ऐसे कुल 12 थे। तो इसमें से सब काम नहीं किए थे, कुछ काम ही नहीं किए थे, मतलब कुछ बेकार में ऐसे हो गए थे। लेकिन उसमें से बहुत कुछ काम भी कर गए थे। और उसमें से मैं आपको बता दूं कि 6 फायर प्लान जो था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस था और इंडिया का उसने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और गरीबी को भी ख़त्म किया है। 6 फायर प्लान में क्या था, वहाँ के जो एम था, मतलब 6 फायर प्लान का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है और जो गरीबी है वो देश से कम करना है और जो रोज़गार है वो ज़्यादा लाने हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देना है। ये 6 फायर प्लान का मेन गोल था, मिशन था। और फाइनली ये सक्सेस भी हुआ था, बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को नौकरी मिली और पुअर्टी भी बहुत कम हुआ। पहले देश में पुअर्टी बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे पुअर्टी कम हो गया। और ये जो 6 फायर प्लान था, यकीन मानिए इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस फॉर आवर इंडिया। फाइनली फायर प्लान बनाने के बाद और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक नाम दिया गया था। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे रहते हैं उनको एक परफेक्ट ऐसा स्कूल प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें लाइब्रेरी, टीचर्स, मतलब अच्छे से पढ़ाने वाले लोग हो और वो सब कुछ स्टूडेंट्स को मिल पाए जिनकी उन्हें ज़रूरत हो। और इसका मिशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये 1988 में स्टार्ट किया गया था और ये भी फाइनली बहुत सक्सेस हुआ था और बच्चे को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ग्रोथ कर पा रहे थे एजुकेशनल सिस्टम की मदद से। इसके बाद भारत को ज़रूरत था कि भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा आगे आए, क्योंकि अब इसने इकोनॉमिक ग्रोथ भी अपना संभाल लिया था। तो ऐसे में भारत आया स्पेस के दौर में। मैं आपको बता दूं कि 1961 में स्पेस रिसर्च जो NCSR जो है, NCSR इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया था केरला में। और 1969 में पहली बार मतलब कि भारत में इसरो का आना हुआ था। तो 1969 में इसरो भारत में आया और जिसके बाद इसरो ने भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया और फाइनली भास्कर 1 इंडिया ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था। एक रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल एक सैटेलाइट था जो सोवियत यूनियन मतलब रशिया की मदद से ये लॉन्च किया गया था। और भास्कर 2 भी लॉन्च हुआ था 1988 में सोवियत यूनियन की द्वारा से। और फिर एप्पल जैसी कंपनियां भी आने लगी, या इंडिया नेशनल सैटेलाइट जो है ये भी बहुत सारे मतलब जैसे कंपनियां आने लगी। और भी बहुत कुछ, जैसे अब बात बता दो आपको, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम। आपको पता है कि भारत के पास पहले खुद का मिसाइल नहीं था, तो इन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा या जानते भी होंगे कि APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने DRDO में रहकर बहुत सारा मिसाइल भारत के लिए बनाया था। जैसे पृथ्वी 1 हो गया और अग्नि मिसाइल, ये सब तो अभी के हैं, लेकिन ये सब किनकी वजह से आज जितना भी डेवलप हुआ है भारत, ये सब डिफेंस के मामले में जितना भी भारत डेवलप हुआ है वो सब APJ अब्दुल कलाम की वजह से, क्योंकि उन्होंने उस टाइम बहुत मेहनत किया था। भारत ने जब भारत का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और डिफेंस वाला स्ट्रक्चर मजबूत होने लगा, तब भारत ने सोचा कि इंडस्ट्री को भी मजबूत बना दिया है। मतलब कि जैसे कि कार इंडस्ट्री हो गया या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट मतलब जो बोरी रहता है उसको बनाने में, मतलब अब बारी थी कि जो गरीबी है उसको ख़त्म करने की। तो ऐसे में भारत के प्राइम मिनिस्टर्स ने बहुत सारा इंडस्ट्री बनाया, इंडस्ट्री का रूल्स बनाया और ऐसे में
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऐसे काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ बनाए, खोले और इनको अपॉर्चुनिटी दी और फाइनली ये इंडस्ट्री आके आज ग्रेट सक्सेस है इंडिया में, आप जानते हो। और उस टाइम ये सब नहीं था, लेकिन अब इसके वजह से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा गरीबी भारत देश से हट चुका था और काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी हट रहा था और एजुकेशन सिस्टम भी बढ़ रहा था। भारत ने काफ़ी सैटेलाइट को अब तक लॉन्च कर दिया था और आज आप देख रहे हो कि आज के टाइम में 2020 में कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स से पहले उस टाइम नहीं थे, लेकिन ये सारा चीज़ डेवलपमेंट की वजह से भारत ने अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज किया, किस तरह से मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद डिफेंस स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज किया, इसरो भी आया और इसरो ने भी अपना बहुत अच्छा रोल निभाया था। ऐसे करके भारत पूरी तरीके से चेंज हुआ और अब हमारे भारत में पहले लिटरेसी 12% था, अब लिटरेसी देखा जाए तो 64.4% लिटरेसी है। और बिहार और केरला में सबसे ज़्यादा, केरला में 93% लिटरेसी है और दूसरे नंबर बिहार आता है। पूरी इंडिया की बात करें तो 62 या 64 के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। और धीरे धीरे हमारा कंट्री वैसे भी एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप होता जा रहा है, लेकिन जो आसपास के कंट्री मतलब जो और भी डेवलपिंग कंट्री है उसमें से सबसे फास्ट ग्रो करने वाला कंट्री सिर्फ एक इंडिया ही है।